हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और जो टॉपिक होगा इस वीडियो के लिए जिसमें हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ कायरल कंपाउंड और दूसरा प्रो कायरल कार्बन। इस दोनों टॉपिक का थ्योरी हम लोग पिछले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, थ्योरी को जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को देखिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया है तो डायरेक्टली आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है R- lactic acid is converted into a methyl ester when it reacts with methanol. What is the configuration of the ester? Can you predict its sign of rotation? तो आपको एसिड दिया हुआ है और उसको एक अल्कोहल से रिएक्ट किया। यहाँ पे COOH ग्रुप है और इसको OH अल्कोहल ग्रुप है। तो आपको याद होगा कि एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है और एक मॉलिक्यूल वाटर भी रिलीज होता है। अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो आपको क्या दिया हुआ, एक एसिड दिया हुआ है और एक अल्कोहल दिया हुआ है और ये रिएक्ट करके एक एस्टर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। अगर आप एसिड को देखिएगा तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इसमें CH3 ग्रुप लगा है, C लगा है, OH लगा है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे COOH ग्रुप है। इस एसिड में एक कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। कौन सा? A वाला कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए एक कार्बन जो है कायरल कार्बन है। तो उसका एक इनांशियोमर इस रिएक्शन में लिया गया। कौन सा? R वाला इनांशियोमर लिया है जिसका की ऑप्टिकल रोटेशन निगेटिव है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको आपने एस्टर से रिएक्ट किया। एस्टर जो है इस मॉलिक्यूल को हम और ऐसे अच्छा से दिखाते हैं, COOH। इस मॉलिक्यूल को अल्कोहल से रिएक्ट किया, OH CH3। तो होता क्या है, जब एसिड को अल्कोहल से आप रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है H2O का लूज हो जाता है। एक मॉलिक्यूल H2O लूज होता है तो आप बॉन्ड को जोड़ दीजिए, यही प्रोडक्ट हो जाएगा आपका CH3COH। एक कार्बन कायरल था पहले, अब देखेंगे क्या होता है, कायरल होता है कि नहीं। H C डबल बॉन्ड O OCH3, आपका ये हो गया एस्टर जो कि फाइनली आपको बना। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस केस में कोई भी बॉन्ड जो कायरल कार्बन से लगा हुआ है वो नहीं टूटा है, जैसे था वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही है। एक बॉन्ड COO वाला टूटा है, वो कायरल कार्बन का बॉन्ड नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस केस में चूंकि कोई कायरल कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटा है, यानी ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जैसा पहले था वैसा ही बाद में रिएक्शन के रहेगा। यानी एक कार्बन जो होगा वो कायरल होगा क्योंकि कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं। तो एक कार्बन जो है कायरल है। नो बॉन्ड ब्रेक्स एट द कायरल कार्बन, नो बॉन्ड ब्रोकन, नो बॉन्ड ब्रोकन एट कायरल कार्बन सेंटर, एट कायरल कार्बन। तो इस पे कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा है, यानी कॉन्फ़िगरेशन जैसा था इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रहेगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस्टर। RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, अगर पहले R था तो बाद में S हो सकता है। ये डिपेंड करेगा प्रायोरिटी ऑर्डर पे। पहले देखिए कौन कौन सा ग्रुप था। इस कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पे ऑक्सीजन OH, इसको पहला प्रायोरिटी। इसके बाद जो इधर ग्रुप लगा हुआ COOH का ग्रुप, इसको दूसरा प्रायोरिटी। CH3 को तीसरा प्रायोरिटी, CH3 का तीसरा प्रायोरिटी हम यहाँ दिखा देते हैं, और हाइड्रोजन को चौथा प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर पहले जैसा था इस कार्बन पे वही रह गया तो R का R
एस का एस रह जाता है, इस केस में आर है तो आर ही रह जाएगा। तो कन्फिग्रेशन क्या है, कन्फिग्रेशन तो रिटेन रहा, जैसा कन्फिग्रेशन इस कार्बन का पहले था, यानी स्पेस में जैसा ओरिएंटेशन पहले था अभी भी स्पेस में ओरिएंटेशन एटम्स का वैसा ही है, ग्रुप्स का वैसा ही है कायरल कार्बन पे। मगर एक ग्रुप इंटरचेंज हो गया, COOH ग्रुप जो है एस्टर ग्रुप से ऐड हो गया। तो अगर इस दोनों ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है तो आर का आर रह जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे OH को 1 मिलेगा और इधर वाले को फिर से 2 मिल जाएगा, क्योंकि COOCH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो CH3 को 3 मिलेगा, हाइड्रोजन को 4 मिलेगा। यानी जो प्रायोरिटी ऑर्डर पहले था OH का वही अभी भी है, जो CH3 का था वही अभी भी है, और जो इधर वाले ग्रुप का एसिड ग्रुप का था और इधर एस्टर ग्रुप का था वो प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है। यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ भी चेंज नहीं हुआ कायरल कार्बन पे। अगर कायरल कार्बन पे प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब है जो एस्टर बना उसका भी कन्फिग्रेशन आर ही होगा। नेक्स्ट पार्ट प्रॉब्लम से आपसे ये भी पूछा जा रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट इट्स साइन ऑफ रोटेशन। तो जो एस्टर बना है उसका साइन ऑफ रोटेशन क्या होगा। ये तो था निगेटिव एसिड का, मगर एस्टर का साइन ऑफ रोटेशन के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। बेसिकली आपको नहीं पता है कि वो कैसा रोटेट करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है। केवल कन्फिग्रेशन जान करके आप साइन ऑफ रोटेशन नहीं बता सकते। अगर कन्फिग्रेशन आर है तो ए मॉलिक्यूल जो है रोटेशन क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। तो वी कैन नॉट टेल एनीथिंग, रोटेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में क्या कहिएगा। अगर आप आर कन्फिग्रेशन जानते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कह नहीं सकते आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो इस केस में देखिए, इस वाले प्रॉब्लम में आपका जो कायरल कार्बन था उस पर कोई बॉन्ड नहीं टूटा, इसलिए कन्फिग्रेशन रिटेन रहा। ये अलग बात है कि उसमें जो जाने वाला ग्रुप था और आने वाला ग्रुप था दोनों का प्रायोरिटी सेम था, तो आर का आर रह गया। और साथ ही साथ इस केस में आप ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते नए कंपाउंड का। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ S2 ब्रोमोब्यूटेन gives a mixture of compounds resulting from attack at any of the 4 non-equivalent carbon hydrogen bonds। पहले इसको देखते हैं। आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ, कौन सा मॉलिक्यूल, S2 ब्रोमोब्यूटेन। पहले तो आप इसका 2 ब्रोमोब्यूटेन का चेन बनाइए, 1 2 3 4, और दूसरे पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ। यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH3। तो ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। एक मॉलिक्यूल है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसमें कहा जा रहा है कि free radical chlorination of S2 bromobutane gives a mixture of compound resulting from attack at any of the 4 non-equivalent कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस केस में कह रहे हैं कि 4 टाइप का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए कहाँ कहाँ, यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप का है, यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप का है, यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप का है, और यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है डिफरेंट टाइप का। कैसे, क्योंकि ये जो CH3 है इसमें एक कार्बन CH2 से जुड़ा हुआ है, मगर ये जो CH3 है एक कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ, CHBr से जुड़ा। यानी ये जो चारों हाइड्रोजन है वो डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है। तो आप कह सकते हैं इस केस में 4 टाइप्स ऑफ CH ग्रुप, यानी 4 टाइप्स ऑफ CH बॉन्ड। तो आप क्लोरीनेशन जब करिएगा तो क्लोरीनेशन में क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं और वहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लगा देते हैं। तो कहीं पे भी आप क्लोरीन लगा सकते हैं, इस पोजीशन पे लगा सकते हैं, इस पोजीशन पे लगा सकते हैं, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे।
तो आपको डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा कि चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, ये बात आपसे कहा जा रहा। तो प्रॉब्लम में कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एट C1 एंड C4 आर बोथ ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सप्लेन वाई। तो कह रहा जब C1 और C4 पे अटैक होता है, यानी C1 और C4 पे जब क्लोरीनेशन हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। 1,4 कौन सा होगा? इस केस में 1A हो गया, 2A हो गया आपका, 3A हो गया, 4A हो गया। नोमेनक्लेचर करिएगा तो यही होगा। तो 1,4 पे अटैक जब हो रहा, 1 पे, C1 पे और C4 पे जो प्रोडक्ट बन रहा मोनोक्लोरिनेशन का, वो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसको आप शो करके दिखाइए। तो आप इस कंपाउंड का पहले S कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए, तो ज़्यादा डिटेल में हम समझ सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन जो है पीछे लेके हम चले गए और यहाँ पे एक ग्रुप हमारा बाहर की तरफ आएगा। हम S कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, S2 ब्रोमो ब्यूटेन। S होना चाहिए, मतलब मूवमेंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि 1 ग्रुप यहाँ पे आएगा। ब्रोमीन हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसको हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद हम किसको रख देंगे? CH2 CH3 को, और यहाँ रख दिया हमने CH3 को। तो ये जो प्रोडक्ट है और ये जो रिएक्टेंट है वो S है। कौन कौन सा कार्बन है? इसमें कार्बन नंबर 1A है, 2A है, 3A है, 4A है। अब इसको आप मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं। कह रहा क्लोरीन से जब आप रिएक्ट कर रहे हैं इस कंपाउंड को, तो आपको 1 और 4 कार्बन पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहले 1 पे लिखते हैं, पहले हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं C1 पे। तो C1 पे करिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे CH3 बॉन्ड था, तो CH2 क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। तो कायरल कार्बन का तो कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं, ये बॉन्ड टूटा इस कार्बन का, यानी कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसा ही रह जाएगा। इसीलिए हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा था वैसे बना देंगे। यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ आपका ब्रोमीन हो गया, और यहाँ आपका CH2 CH3 हो गया। यानी एक कायरल कार्बन जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। यानी पहले S कॉन्फ़िगरेशन था, ऑप्टिकली एक्टिव था। इसमें क्या कहा था? कॉन्फ़िगरेशन S का। S कॉन्फ़िगरेशन आपने इस कंपाउंड का लिया था, तो A जो था ऑप्टिकली एक्टिव था, ऑप्टिकली एक्टिव था। तो अभी भी जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, क्योंकि इस कार्बन को कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा है, यानी इस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, यानी जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही है। यानी ये जो कार्बन जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस पर बॉन्ड नहीं टूटा। यानी एक कंपाउंड अभी भी जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव रह जाएगा। इसमें चाहे तो आप RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। RS निकाल के देखिए, इसका हो गया 1 प्रायोरिटी, 2 किसको मिल जाएगा? 2 इसको मिल जाएगा, क्योंकि कार्बन अब क्लोरीन से जुड़ गया, उसका नंबर बढ़ जाएगा। 3 इसको मिलेगा, और 4 तो आपका हाइड्रोजन है जो कि पीछे जा रहा। तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए। मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट होता, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? R। तो आप देखिए जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वो रिवर्स हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले RS कॉन्फ़िगरेशन क्या था? पहले S था, अब क्या हो गया? R। कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स जरूर हुआ है, RS कॉन्फ़िगरेशन जरूर हुआ रिवर्स, मगर जैसा ओरिएंटेशन पहले था मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन का, अभी भी वैसा ही है। कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स इसीलिए हो गया क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो गया। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिफरेंट था, अभी का प्रायोरिटी ऑर्डर डिफरेंट है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिफरेंट होने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, बट मॉलिक्यूलर ग्रुप का जो ओरिएंटेशन स्पेस में है जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि कायरल कार्बन पे कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा। तो ये तो हुआ कार्बन नंबर 1 पे जब आपने रिएक्शन किया। कार्बन नंबर 4 की भी बात इसमें कहा गया है, तो कार्बन नंबर 4 पे रिएक्शन करते हैं। फिर से हम लोग मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। यहाँ पे CH3 था आपका, और पीछे में आपका था हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन था, और यहाँ पे था CH2 CH3। ये था 1 2 3 4।
तो कार्बन नंबर 4 पे क्लोरीन जाके जोड़ देना, यानी मोनोक्लोरिनेशन हो रहा और कार्बन नंबर 4 पे आपको ऐड करना है। तो जब कार्बन नंबर 4 पे ऐड करिएगा, CH3 हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके क्लोरीन लगा दीजिए। तो एक बार फिर देखिए, ये जो कायरल कार्बन है इसका कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा। कार्बन नंबर 4 का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टूटा है, यानी कायरल कार्बन पे जैसा सिचुएशन पहले था वैसा ही सिचुएशन अभी भी रह जाएगा, यानी कि एक कंपाउंड जो है फिर से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी एक कंपाउंड जो है अभी भी ऑप्टिकली एक्टिव है, एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख सकते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसका हो गया 1, इसको मिल जाएगा 2 प्रायोरिटी, इसको 3 और इसको मिल जाएगा प्रायोरिटी नंबर 4। तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए। कैसा मूवमेंट है? ये मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। आपका जो इनिशियल रिएक्टेंट था उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन था? उसका भी कॉन्फ़िगरेशन एस था, यानी इस केस में कॉन्फ़िगरेशन एस का एस ही रह गया, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। जैसा प्रायोरिटी ऑर्डर पहले था वही प्रायोरिटी ऑर्डर बाद में है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज नहीं हुआ। तो इसमें आपने देखा कि अगर 1 पे और 4 पे अटैक होता है तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव है। एक केस में आपका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रह जाता है और दूसरे केस में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाता, RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो। मगर कायरल कार्बन पे किसी भी केस में बॉन्ड नहीं टूटा है, यानी प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ S2-fluorobutane gives 31% yield of 2-chloro-2-fluorobutane. What is the expected stereochemistry of the product? आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ, वो कौन सा रिएक्टेंट है? S2-fluorobutane। तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4, 2 पे फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे हो गया आपका CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन CH2 CH3। तो S2-fluorobutane S है, gives 31% yield of 2-chloro-2-fluorobutane। इसको आप किसी चीज से रिएक्शन किया, आपने क्लोरीनेशन किया, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 2 पे क्लोरो ग्रुप लगा है, 2 पे फ्लोरो ग्रुप लगा है, 2-chloro-2-fluoro, यानी एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया। यहाँ जो हाइड्रोजन था वो किससे रिप्लेस हो गया? सॉरी, एक क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। तो ए आपका 2-chloro-2-fluorobutane मिला। तो व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट? इसका आपको बताना है स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। ये है आपका एस। तो पहले वाले प्रॉब्लम और इस वाले प्रॉब्लम में मेन क्या अंतर है? मेन अंतर ये है कि इस केस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो टूटा है, कायरल कार्बन का। ये वाला कार्बन क्या था? कायरल, और इसी का बॉन्ड टूटा है, यानी इस केस में हम कह सकते हैं बॉन्ड ब्रेक्स या बॉन्ड हैज ब्रोकन एट कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन पे जो बॉन्ड है वो टूटा एट कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन पे बॉन्ड टूटा है, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा था, या कहें कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में था वैसा तो नहीं रहने जा रहा, कुछ ना कुछ चेंज होने जा रहा, क्योंकि बॉन्ड टूटा है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप याद करिएगा। तो जब बॉन्ड टूटता है तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, यानी हुआ क्या होगा, आपको एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना होगा, इंटरमीडिएट। एंड फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो होता है उसका शेप कैसा होता है? प्लेनर शेप होता। तो इस कंपाउंड में जो आपको फ्री रेडिकल बना होगा वो होगा CH3C डॉट
CH2CH3 और यहाँ पे फ्लोरो। तो हमने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन था इसको अब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ये हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको हमने हटा दिया और वहाँ पे डॉट बना दिया। तो ये आपका रेडिकल है, इंटरमीडिएट आपका यही है। तो ये जो रेडिकल है प्लेनर शेप का है, तो ये आपका रेडिकल है। इस रेडिकल का शेप अगर आप याद करिए तो हम लोगों ने कहा था कि ये जो रेडिकल है प्लेनर है, यहाँ कार्बन है, एक फ्लोरीन पीछे जा रहा, एक आपका CH3 जो है इधर आ रहा, और इधर आपका इथाइल ग्रुप है CH2CH3, और एक लोब ऊपर है, एक लोब नीचे है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब इस पे जो क्लोरीन डॉट अटैक करेगा, ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है। यानी कहें तो इसमें जो इंटरमीडिएट है वो एक कायरल है, एक कायरल इंटरमीडिएट आपको बना है। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जो है वो एक कायरल इंटरमीडिएट है। तो एक कायरल इंटरमीडिएट है तो ऊपर से प्रोडक्ट अगर अटैक होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, और नीचे से अटैक होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बनेगा। यानी फाइनल आपका जो मिक्सचर होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। तो आपको शुरू में क्या दिया हुआ था, S2 फ्लोरोब्यूटेन। तो S प्रोडक्ट, अब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटेल में दिखाते हैं। एक हाइड्रोजन है और S है, मतलब हमको कैसा मूवमेंट करना, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ग्रुप इस तरीके से रखना कि मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आएगा फ्लोरीन को, तो 1 नंबर पे रख देते हैं। 2 नंबर आपका आ जाएगा इथाइल ग्रुप CH2CH3 ग्रुप, इसको यहाँ लिख देते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका CH3 ग्रुप। तो ये हो गया आपका S2 फ्लोरोब्यूटेन। सो S2 फ्लोरोब्यूटेन। अब आप इसको जब क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो हमने जैसे कि कहा, इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटने जा रहा है तो दोनों साइड से अटैक हो सकता है। आपको बेसिकली दोनों ही आइसोमर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्रुप को तो जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं, CH3 को, और यहाँ पे CH2CH3 को वैसे छोड़ देते हैं। एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा देते हैं, और फ्लोरीन को जैसे है वहीं से ही छोड़ दिया। और दूसरे बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, CH2CH3 इधर साइड में फ्लोरीन लिख दे रहे हैं, और यहाँ साइड में हम क्लोरीन को लिख दे रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आप चाहें तो इसका कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं, एक R होगा और दूसरा S होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये दोनों इनांशियोमर है। यानी कि आपको इस केस में इनांशियोमेरिक पेयर मिलेगा, इनांशियोमर्स, और दोनों इनांशियोमर्स जो है इक्वल अमाउंट में बनेगा। इसलिए जो मिक्सचर होगा, फाइनली जो मिक्सचर आपको मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, और जो सॉल्यूशन आपका होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें इनांशियोमर दोनों है इक्वल अमाउंट में, यानी वो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में जो इंटरमीडिएट था वो एक कायरल था, इंटरमीडिएट जो था प्लेनर था, एक कायरल था। प्लेनर मतलब जैसा सिचुएशन ऊपर वैसा सिचुएशन नीचे, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक कायरल इंटरमीडिएट था, इसीलिए इस केस में जो प्रोडक्ट बना वो भी आपका एक कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पे एक बात हमें वे भी लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में जो था वो था एक कायरल। सो एक कायरल इंटरमीडिएट। तो इस केस में आपको एक कायरल इंटरमीडिएट था। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है free radical chlorination of S2 bromobutane at the C2 carbon gives an optically inactive product, but the reaction at C3 gives an optically active product. Explain why.
तो पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, दूसरे पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ? ब्रोमीन, CH3 CH2 CH3, ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें इसको नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो कहा जा रहा कि C2 एटम गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, यानी C2 पे जब आप लगाइएगा फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करिएगा, आप C2 पे ऐड करिएगा क्लोरीन को, यानी आपका मतलब ये हो गया CH3 CBr Cl CH2 CH3। तो इसमें कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। मगर जब इसी को आप कार्बन नंबर 3 पे अटैच करते हैं, क्लोरीनेशन आप कर रहे हैं सेम चीज, मगर कार्बन नंबर 3 पे, यानी इस कार्बन पे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या होगा? CBr, हाइड्रोजन यहाँ है, CH, यहाँ पे Cl आ गया, CH3। तो कह रहे हैं इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और आपका जो रिएक्टेंट था वो S कॉन्फ़िगरेशन वाला था, यानी ऑप्टिकली एक्टिव था ये। तो इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने पिछले बार कहा। अब देखिए इस केस में हो क्या रहा है, एक कायरल कार्बन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटा है और CCl बॉन्ड जाके बन गया है, यानी कायरल कार्बन का बॉन्ड टूटा है, यानी इंटरमीडिएट क्या रहा होगा? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट मतलब एक कायरल, यानी प्लेनर, यानी जितना अटैक ऊपर से उतना ही अटैक नीचे से। यानी इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों ही आइसोमर इसका बनेगा, एक R वाला तो दूसरा S वाला, इसलिए प्रोडक्ट जो होगा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाते हैं। तो आपका जो रिएक्टेंट है वो है S2 ब्रोमोब्यूटेन। तो S2 ब्रोमोब्यूटेन को अगर आप लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 को रख देते हैं। बेसिकली S ग्रुप है तो हमको ऐसे रखना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है उसको यहाँ रख देते हैं हाइड्रोजन, और जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है उसको यहाँ रख देते हैं ब्रोमीन, और सबसे कम है CH3 उसको यहाँ रख दिया, यहाँ इसको CH2 CH3। जब इसको आप क्लोरीनेशन करिएगा तो A वाला बॉन्ड आप तोड़ने जा रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने जा रहा। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, अब जो फ्री रेडिकल बनेगा वो प्लेनर बनेगा, कुछ इस तरीके से प्लेन टाइप का बनेगा। तो अटैक इस साइड से हो सकता है, अटैक इस साइड से हो सकता है, दोनों ही साइड से अटैक पॉसिबल है। तो दोनों साइड से जब अटैक होगा तो दोनों प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एक केस में R मिलेगा और दूसरे केस में S मिलेगा। इसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, CH2 CH3 इस बॉन्ड को जैसे था वैसे छोड़ दिया, और एक बार हम हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ देते हैं, और दूसरे बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लोरीन को आगे की तरफ जोड़ दे रहे हैं और ब्रोमीन को पीछे की तरफ जोड़ दे रहे हैं। तो ब्रोमीन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और इधर वाले बॉन्ड को जैसे CH3 CH2 CH3 जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। यानी इस केस में दोनों ही इनांशियोमर मिल रहा। अगर दोनों इनांशियोमर आपको मिल रहा है, यानी जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, वो रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर। अगर ये प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इवन दो आपका जो शुरू में रिएक्टेंट था वो ऑप्टिकली एक्टिव था, क्योंकि S था, ऑप्टिकली एक्टिव था, मगर जो प्रोडक्ट बना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया।
अब C3, तो ये तो कब था, जब आपने रिएक्शन किया C2 पे। अगर C3 पे करते तो क्या होता, C3 पे करिएगा तो देखिए क्या हो रहा। फिर से हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को शो करेंगे। तो यहाँ कार्बन है, CH3 है, CH2 CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। आपको क्लोरीनेशन करना है, मगर इस टाइम पे कार्बन नंबर 3 पे करना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो कार्बन नंबर 3 पे क्लोरीनेशन करिएगा तो कायरल कार्बन का कोई बॉन्ड टूट रहा है क्या? इस केस में कायरल कार्बन का कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा है। बेसिकली 3 पे जब आप कर रहे हैं तो एक नए कार्बन पे क्लोरीन जुट रहा और नया कार्बन जो है वो आपका कायरल बन जा रहा है, कुछ ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे आपका CH3 है, कायरल कार्बन पे कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा, यानी जैसा है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन था, हमने क्लोरीन को जोड़ दिया और CH3 बन गया। यानी कि ये जो कार्बन है नया आपका एक कायरल कार्बन जनरेट हो गया, यानी इस रिएक्शन में एक नया कायरल कार्बन जनरेट हो रहा। तो जब नया कायरल कार्बन जनरेट होगा तो यहाँ पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, R भी बनेगा और S भी बनेगा, क्योंकि इसमें जो रेडिकल होगा अटैक होगा ऊपर से नीचे से बराबर बराबर बनेगा। मगर इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, जैसा कॉन्फ़िगरेशन पहले था वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन अभी भी रहेगा। मॉलिक्यूल में जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा रहेगा। हो सकता है कि R का S हो जाए, S का R हो जाए, वो दूसरी बात है, क्योंकि RS डिपेंड करता प्रायोरिटी पे। तो हम कहना चाह रहे हैं ये कि इस मॉलिक्यूल का 2 फॉर्म बनेगा। एक बनेगा जो वो कुछ इस तरीके से होगा, इसको हम लोग यहाँ शो कर सकते हैं। पहले वाले कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। ब्रोमीन, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा ही रह गया, मगर इस कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक मान लीजिए हाइड्रोजन को हम पीछे दिखा देते हैं और यहाँ पे एक ग्रुप जो जुटा है वो क्लोरीन दिखा देते हैं, हाइड्रोजन दिखा देते हैं और एक CH3 ग्रुप दिखा दिया हमने। तो इस कार्बन पे एक नया कायरल कार्बन सेंटर जनरेट हो गया, तो A बनेगा और एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो दूसरा प्रोडक्ट में पहले वाले कार्बन पे तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही रह जाएगा Br, मगर इस वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हो जाएगा। तो क्लोरीन पीछे चला जाएगा एंड हाइड्रोजन आपका आगे चला जाएगा। तो इस केस में आप देखिए ए भी कार्बन कायरल है, ए भी कायरल कार्बन है, यानी दोनों कायरल कार्बन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो पहले था वही रहेगा, यानी पहले कॉन्फ़िगरेशन अगर एस था तो अब कॉन्फ़िगरेशन एस भी रह सकता है और आर भी रह सकता है। हम कह रहे कि स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वही रहेगा, मगर आर एस तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें जो ग्रुप लगा हुआ उसका प्रायोरिटी क्या है। ये अलग बात है कि इसमें की प्रायोरिटी इस मॉलिक्यूल में भी वही है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी भी वही रह जाएगा। जैसे कि ये 1 हो गया, ये प्रायोरिटी 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो आप एंटी क्लॉकवाइज इस केस में 1 से 2 से 3 जाइएगा तो ये एस हो गया, यानी यहाँ भी एस, यहाँ भी एस। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन जो है इस वाले कार्बन का सेम है दोनों ही प्रोडक्ट में, मगर इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा। 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3, 4 हाइड्रोजन पीछे है, तो 1 से 2 से 3 पे जाइएगा तो एक क्लॉकवाइज है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर, यानी इसमें कॉन्फ़िगरेशन है एस आर। दूसरे वाले में यहाँ पे 1 ये हो गया, 2 आपका इधर साइड में हो जाएगा और 3 इधर साइड में हो जाएगा। 1 से 2 से 3 पे जाइए क्लॉकवाइज, मगर हाइड्रोजन आगे है, रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस एस। तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन है एस एंड एस। अब आप बता सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इस दोनों के बीच में डायास्टीरियोमर्स का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यानी ये दोनों जो है डायस्टीरियोमेरिक पेयर है। अगर ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं यानी सॉल्यूशन का फाइनल ऑप्टिकल रोटेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड रोटेशन, इसका मैग्नीट्यूड का रोटेशन
अलग अलग होगा, साइन भी अलग अलग होगा, इसलिए फाइनल सॉल्यूशन आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि आपको डायास्टेरियोमर्स बना है और डायास्टेरियोमर्स का ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होता है। पिछले वाले केस में रेसिमिक मिक्सचर मिला था, इसीलिए जो सॉल्यूशन था ऑप्टिकली इनएक्टिव था। लास्ट में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स प्रोकायरल सेंटर से लेते हैं। एक प्रॉब्लम प्रोकायरल सेंटर से डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। तो कहा जा रहा, कंसीडर द एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट विच आर प्रोकायरल। प्रोकायरल क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन या ऐसा एटम जिसको हटाने के बाद आपको जो है कंपाउंड मिलता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। विच हैव enantiomeric groups, enantiotropic groups and which have diastereotropic groups। तो आपको बताना है कौन सा ग्रुप है इनांसियोट्रोपिक एंड कौन जो है डायस्टेरियोट्रोपिक है। कैसे बताइएगा? इस केस में देखिए, यहाँ फ्लोरीन एटम है और यहाँ भी फ्लोरीन एटम है। ये दोनों फ्लोरीन एटम को हटाइएगा तो एक कार्बन जो है कायरल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको भी हटाइएगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को, तो ये जो है मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। यानी ये दोनों हाइड्रोजन प्रोकायरल है, प्रोकायरल। एक प्रोकायरल S होगा और दूसरा प्रोकायरल R होगा। इस केस में यहाँ पे जो दोनों फ्लोरीन है वो हो जाएगा प्रोकायरल, सो प्रोकायरल फ्लोरीन। सिमिलरली आपको देखिए ध्यान रखना कि दोनों एक ही टाइप का ग्रुप हो। जैसे इस केस में ए ब्रोमीन और ब्रोमीन को अगर आप हटाते हैं तो ए जो कार्बन है कायरल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाइएगा तो ये जो मॉलिक्यूल है कायरल हो जाएगा। यानी ब्रोमीन इस केस में जो है प्रोकायरल एटम है एंड हाइड्रोजन जो है प्रोकायरल एटम है। तो ये दोनों ही प्रोकायरल एटम या कहें ग्रुप इस केस में एटम है, कभी कभी आपका ग्रुप भी हो सकता है। तो ए प्रोकायरल एटम है। आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि इनांसियोट्रोपिक होगा कि डायास्टेरियोट्रोपिक होगा। यहाँ पे हटाइएगा, चाहे इस फ्लोरीन को हटाइएगा तो एक इनांसियोमर बनेगा और दूसरे को हटाइएगा तो दूसरा इनांसियोमर बनेगा। यानी कि इस केस में जो है इनांसियोट्रोपिक होगा। मॉलिक्यूल में पहले से कोई कायरल कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी आपको एक ही कायरल सेंटर जनरेट होगा, चाहे तो इसको हटाइए चाहे तो इसको हटाइए। तो हाइड्रोजन जो है वो भी आपका इनांसियोट्रोपिक देगा और आपका जो फ्लोरीन है वो भी इनांसियोट्रोपिक देगा। तो हाइड्रोजन जो है इनांसियोट्रोपिक है, इनांसियोट्रोपिक, और साथ ही साथ आपका जो फ्लोरीन है इनांसियोट्रोपिक है और फ्लोरीन जो है वो भी आपका इनांसियोट्रोपिक है। सेम सिचुएशन इस केस में ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों ही इनांसियोट्रोपिक है, इनांसियोट्रोपिक। सो दोनों ही सिचुएशन में आपको इनांसियोट्रोपिक हाइड्रोजन या ब्रोमीन है। इस मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हटाइएगा तो कार्बन जो है कायरल हो जाएगा, मगर इस केस में पहले से ही एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायास्टेरियोमर्स बनेगा, इनांसियोमर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिएगा तो R वाला बनेगा और दूसरा S वाला बनेगा, मगर इस कार्बन का पहले से ही कुछ कन्फिग्रेशन है। तो आप कहेंगे इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायास्टेरियोमर्स बनेगा, इसीलिए इस केस में जो दोनों हाइड्रोजन है डायास्टेरियोटोपिक है। तो इस केस में जो हाइड्रोजन है वो क्या है? डायास्टेरियोटोपिक, डायास्टेरियोटोपिक। आप चाहे तो इसको शो करके भी दिखा सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप चाहे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को इसको दिखा सकते हैं। चलिए हम आपको इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो है Cl बाहर की तरफ है और हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, हाइड्रोजन अंदर की तरफ है एंड CH2 CH3 ऊपर है
और ब्रोमीन जो है यहाँ पे। जैसे ही किसी एक हाइड्रोजन को हटाइएगा, मान लीजिए कि हाइड्रोजन हटा करके कोई ग्रुप G लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इस कार्बन का तो कन्फिग्रेशन जैसा है वैसा ही रह जाएगा, मगर यहाँ पे ब्रोमीन है, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, मगर ये जो कार्बन बनेगा यहाँ पे अब एक कायरल हो जाएगा। इस कार्बन पे हाइड्रोजन इधर है, अब CH3 इधर है, मान लीजिए CH3 अंदर की तरफ है, जो ग्रुप लगा वो बाहर की तरफ लग सकता है, या तो ग्रुप जो है अंदर की तरफ भी लग सकता है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि ये जो है हाइड्रोजन ऐसे रहे, Cl बाहर की तरफ रहे, और इस कार्बन पे ब्रोमीन इधर है, और एक कार्बन है हाइड्रोजन यहाँ है, ये जो ग्रुप लगा है अंदर की तरफ लगा है, और ये जो CH3 है बाहर की तरफ है। ये दोनों डायस्ट्रियोमर्स है, आप प्रूव कर सकते हैं। इसका कन्फिग्रेशन निकालिए, इसका कन्फिग्रेशन निकालिए, इसका आप पाएंगे कि इस कार्बन का कन्फिग्रेशन सेम है, होना भी चाहिए क्योंकि चेंज ही नहीं किया कुछ। इस कार्बन का कन्फिग्रेशन उलट गया, यानी ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं डायस्ट्रियोमर्स हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो है वो डायस्ट्रियोटोपिक हाइड्रोजन है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी कायरल कार्बन पे रिएक्शन जब होता है तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है और उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग कैसे लिखते हैं। ये वीडियो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हम कहेंगे कि इसको आप खुद से करिए, एक बार फिर से देखिए अगर कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे नए वीडियो में फिर कुछ कंसेप्ट्स को लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।